अब तक हम जान गए हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की मात्रा है, जबकि एटॉमिक मास एटॉमिक न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा है। तो जब हमें एलिमेंट्स की ये दोनों एंटिटीज रिप्रेजेंट करनी होती हैं, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? क्या इन्हें रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेसिफिक तरीका है? जी हाँ, एलिमेंट के केमिकल सिंबल को एटॉमिक नंबर के साथ उसके लेफ्ट साइड पर नीचे लिखा जाता है, यानी कि सबस्क्रिप्ट में, और दूसरी ओर एटॉमिक मास ऊपर लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट में। कुछ ऐसे एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। अब हम एक सिंपल एलिमेंट जैसे कि कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसे। C जो कि एटॉमिक सिंबल है, उसके बाद रिस्पेक्टिव जगहों पर एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है। अब क्या होगा अगर कोई दूसरा एलिमेंट हो, जैसे कि क्लोरीन? क्या कुछ ऐसा? जी हाँ, एक तरह के क्लोरीन एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक तरह का क्लोरीन एटम क्यों कहा? क्या और भी तरह के क्लोरीन एटम्स होते हैं? जी हाँ, कुछ क्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियस में 18 के बजाय 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम इस टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जी हाँ, इस रिप्रेजेंटेशन की तरह। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां सेम एलिमेंट के एटम्स अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इन फॉर्म्स को आइसोटोप्स कहते हैं। जी हाँ, सरल शब्दों में आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिसमें समान मात्रा में प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग मात्रा में होते हैं। जी हाँ, समान मात्रा में प्रोटॉन्स लेकिन अलग मात्रा में न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हम क्लोरीन के इस केस में देख सकते हैं, सभी एटम्स में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ में 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि कुछ में 20 होते हैं। तो ये क्लोरीन के आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। उसी तरह हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कार्बन है, जिसके 3 आइसोटोप्स हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हर आइसोटोप में 6 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन अलग मात्रा में न्यूट्रॉन्स हैं। एक में 6 है, दूसरे में 7 है और आखिरी वाले में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। हम इन आइसोटोप्स को कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ऐसे नाम देते हैं। अब ये सेम एलिमेंट के अलग फॉर्म्स के बारे में था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 2 अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास सेम हो सकता है तो? जी हाँ, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 5 अलग एलिमेंट्स लेते हैं, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन। अब अगर आप नोटिस करें तो हर केस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा अलग है। यहाँ ये 16 और 24 है, 19 और 21 यहाँ, एंड सो ऑन। बिल्कुल सही, लेकिन हर केस में न्यूक्लियॉन्स की टोटल मात्रा 40 होती है। न्यूक्लियॉन से हमारा क्या मतलब है? एक न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन होता है। जी हाँ, हर एक चीज जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो न्यूक्लियॉन होती है। तो एक एटम में टोटल न्यूक्लियॉन्स की मात्रा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एटम में टोटल न्यूक्लियॉन्स की मात्रा उसका एटॉमिक मास होती है। जी हाँ, इसे अच्छे से समझे। न्यूक्लियॉन्स की टोटल मात्रा और कुछ नहीं लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है, जो कि एटम के एटॉमिक मास के बराबर है। तो हमारे एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। यहाँ 5 अलग एटम्स हैं। हालांकि हर केस में प्रोटॉन्स की मात्रा और न्यूट्रॉन्स की मात्रा अलग है, लेकिन हर केस में न्यूक्लियॉन्स की मात्रा सेम है, जिसका मतलब कि एटॉमिक मासेस भी सेम है। कैसे? जी हाँ, ये आसान मैथ है। सल्फर आइसोटोप्स में से एक आइसोटोप जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, उसमें 16 प्रोटॉन्स और 24 न्यूट्रॉन्स है। तो इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 40 यूनिट्स होना चाहिए, जो कि 16 + 24 होता है। अगला है पोटेशियम आइसोटोप, जिसमें 19 प्रोटॉन्स और 21 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ फिर से हमें एटॉमिक मास 40 यूनिट्स मिलेगा, और उसी तरह बाकी के हर एक केस में हमें एटॉमिक मास 40 यूनिट्स मिलता है। ऐसे अलग एलिमेंट्स के एटम्स या आइसोटोप्स जिनके सेम एटॉमिक मास होते हैं, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। ये टर्म ग्रीक भाषा से आती है। आइसो का मतलब है सेम और बारोस का मतलब है वेट। याद रखिए, अगर हम 2 आइसोबार्स कंसिडर करते हैं तो हर केस में प्रोटॉन्स की मात्रा और न्यूट्रॉन्स की मात्रा अलग होगी, लेकिन न्यूक्लियॉन्स की टोटल मात्रा या एटॉमिक मासेस सेम होंगे। अब तक हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स समझ गए हैं और एटम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वैलेंसी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे अगले लेसन में सीखते हैं।